नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोल ऑफ यू में। दोस्तों, आज की जो क्लासें हैं वो भारत की नदियाँ पे है, यानी कि भारत की जो भी नदियाँ हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत की नदियाँ इसे दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालयी नदियाँ दो भाग में बांटा गया है। अब यहाँ पे हिमालयी नदियाँ को तीन भाग में जो है बांटा गया है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय भारत को यहाँ पे ये जो है प्रायद्वीपीय भारत, ये मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ है। तो आज की जो हमारा वीडियो होगा दोस्तों, ये हम लोग तीन पार्ट में भारत की नदियाँ को हम लोग तीन पार्ट में देखने वाले हैं। पहला पार्ट जो होगा यानी आज जो होगा वो हम लोग का होगा सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा यानी नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हमारा गंगा नदी तंत्र पर होगा, क्योंकि दोस्तों गंगा नदी तंत्र बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसमें समय लगता है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं वो मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ को हम लोग थर्ड पार्ट में जो है आप देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, ये पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम तक की नदियाँ हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ मध्य भारत से दक्षिण भारत तक की नदियाँ को हम लोग थर्ड पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे आज की जो क्लासें हैं वह सिंधु नदी तंत्र है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो सिंधु नदी के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए सिंधु नदी को कवर करते हैं। तो सिंधु नदी, नाम से ही पता चलता है कि सिंधु नदी बहुत ही बड़ा नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो होता है दोस्तों मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत चीन से होता है। मानसरोवर झील तिब्बत में है जो कि चीन से होता है। और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी। तो ये क्रमवार याद रखिएगा, सबसे पहले जो है वह सिंधु नदी है, उसके बाद जो है झेलम नदी है, उसके बाद जो आता है चिनाब नदी आता है, उसके बाद रावी नदी आता है और फिर आता है ब्यास नदी और लास्ट में जो है वह सतलुज नदी है। मैंने इधर आपको बता दिया है कि सहायक नदी और उद्गम स्थान भी इधर बता दिए हैं। जैसे सिंधु नदी उद्गम स्थान तिब्बत में, तिब्बत से मानसरोवर झील वहाँ से, उसके बाद जो है मुहाना। तो मुहाना उसे कहते हैं जहाँ पे जो नदी की समाप्ति होती है। तो सिंधु नदी की समाप्ति अरब सागर में जाके होती है, तो मुहाना मतलब अरब सागर हो गया, यानी सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर हो गया। और सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, तो यहाँ पे बता दिया गया है कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो है वह झेलम है, क्रम बाई आपको बताया गया है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और लास्ट में जो आता है वह सतलुज नदी है। अब यहाँ पे जो है दोस्तों सिंधु नदी 3 देश से होके गुजरती है, यानी 3 देश में बहती है। पहला चीन में बहता है, उसके बाद जो है भारत में, और चीन में बह के दोस्तों चीन में यानी मानसरोवर झील से निकल के ये जो है लद्दाख में प्रवेश करता है। क्या लद्दाख में प्रवेश करता है और फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में गिर जाता है। तो ये कितने देश से गुजरा दोस्तों? ये 3 देशों से गुजरा और लास्ट में कहाँ? अरब सागर में जाके गिर गया, यानी अरब सागर में सिंधु नदी की समाप्ति हुई। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं सिंधु नदी। यहाँ पे आप देख सकते सिंधु नदी तंत्र जो है, सिंधु नदी तंत्र 2 नदियाँ तिब्बत से आती है। सिंधु नदी में जो है वह 2 नदियाँ जो है वह तिब्बत से आती है। एक सिंधु नदी तो आती है तिब्बत से और दूसरा जो है वह सतलुज नदी जो है, सतलुज नदी वो आपका तिब्बत से ही आती है। तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि 2 नदी भारत के बाहर से होके आती है, यानी कौन? तो सिंधु नदी है और एक सतलुज नदी है।
और सभी जो नदी है यानी कि भारत की सहायक नदी सतलुज नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ है। सतलुज नदी भी सिंधु की सहायक नदियाँ है, पर यह भी मानसरोवर झील से ही निकलता है। और यहाँ पे झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी ये सभी भारत से ही निकलता है, यानी भारत से ही इसका जो है उद्गार होती है। सिंधु नदी, दोस्तों सिंधु नदी तंत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ये सभी नदियाँ जो है सिंधु नदी तंत्र, झेलम नदी तंत्र, चिनाब नदी तंत्र, रावी नदी तंत्र, ब्यास और सतलुज ये सभी नदियाँ भारत से होके गुजरती है। तो भारत से जब होके गुजरती है तो पाकिस्तान को एक चिंता जो है सता रहा था कि कहीं भारत इन सभी नदी का पानी अगर रोक दे तो क्या होगा पाकिस्तान में। तो इन सभी लेकर 1960 में एक समझौता हुआ था। सिंधु नदी तंत्र में जल को लेकर 1960 में एक समझौता हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं सिंधु जल समझौता। क्या कहते हैं? सिंधु जल समझौता। कब हुआ? तो ये 1960 में हुआ। दोस्तों जब सिंधु जल समझौता हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये प्रधानमंत्री लिखा गया है जो कि यहाँ पे राष्ट्रपति होना था। तो ये अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। तो हस्ताक्षर क्या किए थे? तो ये जो है दोस्तों ये 6 नदियाँ टोटल जो है इधर जो है भारत से और मानसरोवर झील से कितने 6 नदियाँ जाता है। तो इस हस्तक्षेप में यानी सिंधु समझौता हुआ था, उसमें बताया गया कि भारत 3 नदी को कवर करेगा और पाकिस्तान को 3 नदी मिलेगा। तो पाकिस्तान को कौन 3 नदी मिला और भारत को कौन 3 नदी मिला? तो यहाँ से ऊपर से जो आता है दोस्तों वो पाकिस्तान को मिला, जैसे सिंधु नदी मिला, झेलम नदी और चिनाब नदी, ये 3 नदियाँ जो है वो पाकिस्तान के पास हैं। इसे भारत कभी पानी नहीं रोक सकता। हाँ बल यहाँ से इन सभी नदी से विद्युत उद्गार कर सकता है पर पानी कभी नहीं रोक सकता। उसके बाद जो भारत को मिला वो 3 नदियाँ मिला, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी। तो जैसा कि मैं इधर बता दिया, लिख भी दिए हैं नीचे कि रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी ये भारत के पास रह गया 3 नदियाँ। और 3 नदियाँ जो था सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी जो कि पाकिस्तान के पास रहा। अब यहाँ से जो है दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं, जैसे सिंधु नदी की जो है वह सहायक नदियाँ के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे सहायक नदी की जो उद्गम स्थान है या उद्गम स्थान सबका देखने वाले हैं और सभी का जो है ये जो है सबका मुहाना तो एक ही है, सिंधु नदी ही सबका मुहाना है। जैसे झेलम नदी, तो झेलम नदी तो आया और यहाँ जो है सिंधु नदी में मिल गया। तो इस प्रकार सभी का जो है मुहाना सिंधु नदी होगा। पर हम लोग देखने वाले हैं उद्गम स्थान क्या है और उससे विशेष जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चिनाब नदी देखने वाले हैं। तो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थान होता है बारालाचा दर्रा से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा दर्रा यानी दर्रा पर भी बहुत अभी PDF चल रहा है दर्रा पर, उसका भी जो है दर्रा का वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो ये जो बारालाचा दर्रा से आपका मिलने वाला है। चिनाब नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? बारालाचा दर्रा। और बारालाचा दर्रा कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और चिनाब नदी का मुहाना क्या होता है? तो ये सिंधु नदी है। उसके बाद जैसे यहाँ पे कुछ विशेष जानकारी जो है नीचे आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रभागा के नाम से क्यों जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में 2 नदियाँ हैं, एक है चंद्र और एक है भागा, जो दोनों आके इस प्रकार से मिलती है तो इसे हम लोग कहते हैं चंद्रभागा। जो दोनों आके यहाँ से जो चंद्र एक भागा दोनों दिशा से आती है, 2 दिशा से, और एक स्थान पर मिलती है, इसे चंद्रभागा कहते हैं। इसी को
चेनाब भी कहते हैं। तो दोनों को याद रखने की आसान ट्रिक्स है, जो कि सबका जो है चिनाब नदी का सीज यानी च से आता है और चंद्रभागा का भी च से आता है। तो याद रखिएगा, चंद्रभागा को भी चिनाब नदी कहते हैं और हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। उसके बाद जो है चिनाब नदी, तो चिनाब नदी है जो दोस्तों सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से चिनाब नदी इस प्रकार आया और यहाँ चला आया चिनाब नदी, और इसमें से जो है सारी नदियाँ निकली है, चिनाब नदी से ही निकली। तो चिनाब नदी से पहले तो आया सतलुज नदी, जो कि यहाँ मानसरोवर में इसका जो है उद्गार होता है। उसके बाद सतलुज नदी से निकलता है ब्यास नदी, और यहाँ से ब्यास नदी के बाद यहाँ से निकलता है रावी नदी, रावी नदी के जस्ट ऊपर से निकलता है झेलम नदी। तो सबसे बड़ा जो हो गया वो चिनाब नदी हुआ, मेन जो है वह चिनाब नदी है, और चिनाब नदी में ही सारी नदियाँ मिलती है, जैसे सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी और झेलम नदी। इन सभी नदी चिनाब नदी में मिलके, जैसे इस प्रकार से सभी नदी मिलकर और ये सिंधु नदी में मिल जाती है। तो मेन जो है वो चिनाब नदी ही है, जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब यहाँ से अदर जो हमारा नदी बच गया, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियाँ है, उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो हमने एक ही में पेज में जो पूरा कर दिया, जैसे झेलम नदी, और इसे विशेष जानकारी भी जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो झेलम नदी जो कि बैरी नाग झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो बैरी नाग झील का है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी उद्गम स्थान होता है बैरी नाग झील, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिखा रहा हूँ अभी। जैसे ये झेलम नदी है, ठीक, झेलम नदी उद्गम स्थल बैरी नाग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो ये जो है इस प्रकार यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। और मुहाना बोले तो ये चिनाब नदी है, चिनाब नदी यानी कि ऐसे आया और ये चिनाब नदी में मिल गया। तो उद्गम स्थल ये मुहाना जो है यानी ख़त्म जो हुआ वह चिनाब नदी में हुआ। अब यहाँ से श्रीनगर झेलम नदी के जो है, ये श्रीनगर झेलम नदी के तट पर ही, यानी कि श्रीनगर जो है वह झेलम नदी के तट पर ही। तो ये झेलम नदी में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा कि श्रीनगर जो है वह किस नदी के तट पर है। तो ये झेलम नदी के तट पर है। क्या हुआ कि श्रीनगर जो है वह किस नदी के तट पर है, श्रीनगर शहर जो है वह किस नदी के तट पर है, तो झेलम नदी के तट पर है। अब यहाँ से रावी नदी आया है, तो रावी नदी जो है, रावी नदी रोहतांग दर्रा से होता है। इसका जो उद्गम स्थान है, यह उद्गल स्थल बोल सकते हैं। तो ये जो है वह रोहतांग दर्रा से होता है, जिसे हम लोग हिमाचल प्रदेश में दर्रा पर काम चल रहा है उसका भी देखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, और रावी नदी कहाँ है, रावी नदी, तो ये रहा रावी नदी, और इसका भी जो है मुहाना वह चिनाब नदी ही है। क्या चिनाब नदी है। जितने भी सहायक नदी है उनका सभी का मुहाना चिनाब नदी ही है। और यहाँ पे रावी नदी में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वह देखिए लाहौर, तो यहाँ लाहौर जो है वो रावी नदी के तट पर ही है। तो ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सतलुज नदी, सतलुज नदी। तो सतलुज नदी दोस्तों राकसताल मानसरोवर झील तिब्बत में, तो राकसताल का है तो मानसरोवर झील तिब्बत में है। और सतलुज नदी का भी जो है मुहाना वह चिनाब नदी है, यानी कि सतलुज नदी जो समाप्त होती है वह चिनाब नदी में ही समाप्त होती है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो विशेष बात है सतलुज नदी के बारे में, तो यहाँ दिया है जैसे भाखड़ा बांध, तो भाखड़ा बांध जो है वो सतलुज नदी पर ही है। क्या दोस्तों, भाखड़ा बांध कहाँ है, सतलुज नदी पर है। अब यहाँ से आया है लास्ट ब्यास नदी, तो ये भी रोहतांग दर्रा है। ब्यास नदी क्या, रोहतांग दर्रा है और हिमाचल प्रदेश में है। और रोहतांग दर्रा सिर्फ ये जो है रोहतांग दर्रा, ये आपका जो है वो सतलुज नदी के में सिर्फ इसका जो है मुहाना सतलुज नदी में होता है, ब्यास नदी का। और सतलुज नदी क्या होता है दोस्तों, सतलुज नदी इसका जो है
मुहाना ब्यास नदी का सतलुज नदी होता है। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये सतलुज नदी गया और ये ब्यास नदी, तो ये जो है यहाँ पे मुहाना क्या हुआ ब्यास नदी का, तो सतलुज नदी हो गया। और सतलुज नदी जहाँ इसका संगम होता है, यहीं से एक नहर निकलता है जिसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा नहर है। इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकलता है, नहर इंदिरा गांधी नहर। और ब्यास नदी का जो है कहाँ से उद्गम स्थान होता है दोस्तों, तो ये रोहतांग दर्रा से होता है। रोहतांग दर्रा से कहाँ, इस किसी और का भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं रावी नदी, जिसका भी रोहतांग दर्रा से ही होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने बताया रोहतांग, ये आपको अभी जो बताया गया है ये ब्यास नदी के बारे में, इसकी विशेष क्या है। तो पंजाब के हरी के क्षेत्र में सिंधु और ब्यास नदी का संगम होता है। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो संगम कहाँ हो रहा है दोस्तों, यहाँ हो रहा है इससे हरीके क्षेत्र में सिंधु और ब्यास। तो हरीके क्षेत्र में पंजाब के जो हरीके क्षेत्र है यहाँ पे संगम हो रहा है, यानी कि दोनों का जो मिलान हो रहा है उसे संगम कहते हैं। और यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ तो हमारा जो है वह सिंधु नदी खत्म हो गया, जो कि ब्यास नदी लास्ट था, सहायक नदी सिंधु का। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखने वाले हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो दोस्तों मानसरोवर झील से टोटल 3 नदियाँ निकलती है। अब 3 नदियाँ कौन कौन है, एक है सिंधु नदी, क्या है सिंधु नदी, दूसरा सतलुज नदी, और तीसरा कौन हुआ, तो ये ब्रह्मपुत्र नदियाँ। ये मानसरोवर झील से यानी चीन से टोटल 3 नदियाँ निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलुज नदी। अब यहाँ पे जो है सतलुज नदी जैसे ब्रह्मपुत्र नदी हम लोग देखने वाले हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी 3 देश से होकर गुजरती है। और ब्रह्मपुत्र नदी के तरह तरह का नाम, जगह जगह पे जो है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बदलते रहता है। तो जैसे हम लोग देखेंगे ये यहाँ से चल के मानसरोवर झील से चल के यहाँ आता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो यहाँ जब अरुणाचल प्रदेश से जब एंट्री करता है, सबसे पहले ये तो 3 देश से जाता है, 3 देश पे बहती है। चीन में तो बहा, यहाँ से आया तो चीन से आया, उसके बाद भारत में प्रवेश करता है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। और वहीं से इसका नाम जो है बहुत सारे चेंज होते रहता है, जो मैंने नीचे बताया है। तो भारत में प्रवेश करने के बाद वह फिर बांग्लादेश जाता है और बांग्लादेश चल के वह बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो ये कितने 3 देश से होके गुजरता है, और वो भी यानी सिंधु नदी भी 3 देश से होके गुजरता था। कौन, तो चीन, भारत और पाकिस्तान। और इसमें क्या है, सिर्फ बांग्लादेश चेंज है। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है यहाँ से लेकर इस प्रकार की कुल लंबाई जो है वह 2900 किलोमीटर है। कितनी, 2900 किलोमीटर है। पर भारत में कितना है, यानी भारत में अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है और इस प्रकार यहाँ आती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो कुल लंबाई है वह 916 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 916 किलोमीटर। यानी ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो भारत में कितनी है, तो 916 किलोमीटर है, जो कि नीचे हम बता ही दिए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी कहा जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अब यहाँ पे इसके अन्य नाम जैसे बताया गया है, तो अन्य नाम बहुत सारे होते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी की तिब्बत में, तो तिब्बत में जो है यालुंग सांगपो कहते हैं। जैसे तिब्बत में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग नहीं, जैसे तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पे क्या कहते हैं,
शांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? शांगपो कहते हैं तिब्बत में। और जब वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है उस समय दिहांग हो जाता है। यानी तिब्बत में यारलुंग शांगपो कहा गया, यारलुंग शांगपो कहा गया तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। और जैसे ही वो अरुणाचल प्रदेश में यानी भारत में एंट्री करता है तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही एंट्री किया उसका नाम बदल गया, दिहांग हो गया। और जब अरुणाचल प्रदेश से जैसे यहाँ पे दिहांग हो गया, जैसे यहाँ ये प्रवेश किया, यहाँ से पहले तो उसका था सांगपो और यहाँ से जैसे ही अंदर आया इसका नाम जो हो गया दिहांग। अब कुछ दूर आगे चला और यहाँ आया असम में तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। आगे चला असम में तो इसका नाम क्या हुआ? ब्रह्मपुत्र हो गया। और फिर यहाँ से वो पाकिस्तान में चला, बांग्लादेश में चला तो इसका नाम जो है वह जमुना हो गया। क्या हो गया? जमुना हो गया। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और एक गोल ऑफ यू हमारे चैनल का नाम है तो इसे छोड़ दीजिए। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। अब यहाँ हम लोग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ को देखने वाले हैं। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ तो बहुत सारा है, पर हम लोग इस वीडियो में वही सहायक नदियाँ देखने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है, यानी जो विशेष रखता है एग्ज़ाम में आने की, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो सहायक नदियाँ, अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा जो सहायक नदियाँ तो है, पर यहाँ राइट और लेफ्ट क्यों लिखा गया है? तो दोस्तों ये सहायक नदी, जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक, और इसकी जो सहायक नदियाँ है वो मैंने, ये लेफ्ट है इधर और ये राइट है, तो लेफ्ट से आने वाले को हम लोग इधर लेफ्ट बोलेंगे और राइट से आने वाले नदी को हम लोग राइट बोलेंगे। तो अभी जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं ये तो हमारा राइट इधर हो गया और लेफ्ट हो गया इधर, पर हम लोग को तो नदी से चलना है। तो नदी क्या हो रहा है? ऊपर से आ रहा है, तो जब हम लोग ऊपर से आएंगे तो लेफ्ट तो हमारा इधर होगा ना और राइट तो हमारा इधर होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आता है यानी लेफ्ट जो होता है दिबांग, दिबांग आता है। सबसे पहले क्या आता है? दिबांग आता है। उसके बाद जो आता है लोहित, लोहित को हम लोग खूनी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहित। यहाँ पे सबसे पहले आता है दिबांग, उसके बाद लोहित आता है। ये विशेष रखता है, ये सभी जो नदी मैंने बताया सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की, वह एग्ज़ाम में आने की 100% चांस रखता है। उसके बाद जो है धनसिरी आता है, धनसिरी। और उसके बाद कोपिली नदी आता है। क्या है? कोपिली नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ है। ये आपका लेफ्ट से आता है, आपका नहीं, सिंधु नदी की लेफ्ट से जो आता है वह 4 नदियाँ मैंने इसमें बताया, दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी और कोपिली नदी, जो कि लेफ्ट से आता है। अब राइट से कौन आता है? तो सबसे पहले जो है वह तीस्ता है, जो कि तीस्ता ही बहुत सारा जो मैंने इसमें बताया नहीं। जैसे ये जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी जो है वह तीस्ता नदी है। ये चोलुम झील से निकलती है, चोलुम झील से। दोस्तों चोलुम झील कहाँ है? तो ये जो है सिक्किम में है। चोलुम झील कहाँ है दोस्तों? ये सिक्किम में है। तीस्ता नदी, तो तीस्ता नदी निकलती है, ये जो है तीस्ता नदी चोलुम झील से निकलती है और ये जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी। उसके बाद जो है संकोश नदी, संकोश नदी, और फिर आता है मानस नदियाँ। मानस नदी के बाद कौन आता है? सुबनसिरी, सुबनसिरी, जो कि ये जो है राइट नदियाँ है, यानी कि राइट की ओर से, यानी दाहिने की ओर से आती है। उसके बाद जो है नीचे कुछ बताया गया जो कि मांझली। तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो मांझली है। तो कहाँ है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहा जाता है दोस्तों? तो ये जो है
असम में कहा जाता है, असम में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो मांजुली द्वीप कहाँ होगा, तो ये असम में ही होगा। तो अब चलते हैं, जैसे असम में कहाँ होगा, तो असम में चलते हैं। तो जैसे यहाँ पे मांजुली द्वीप जो है यहाँ पे है, नीचे मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मांजुली द्वीप जो आता है वो इस प्रकार यहाँ पे आता है, जो कि असम में है। अब चलिए दोस्त, यहाँ तक तो है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, यानी कि नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वह गंगा नदी तंत्र होगा। गंगा नदी तंत्र होगा जो पार्ट 2 होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट पार्ट गंगा नदी तंत्र है, और उसके बाद जो है थर्ड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ। दोस्तों ये मैप से मैं बहुत ही अच्छे तरह से आपको बताने की कोशिश करूँगा अगले पार्ट में। तो चलिए दोस्त, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।